Today we are going to start a new chapter, the Constitution and the Preamble. तो प्रिएम्बल क्या होता है हम लोग को अच्छे से पता है, फिर भी मैं आपको उसका थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ. तो प्रिएम्बल का मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन. जब भी हम किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा बुक है, कोई ऐसी बड़ी कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, या कोई बहुत बड़ा बुक है, कोई बहुत बड़ा ग्रंथ है, और उसके आगे में उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है. हम लोग देखते हैं, आप यू कैन गो थ्रू द बुक्स एंड यू कैन कम अक्रॉस दिस काइंड्स ऑफ इंट्रोडक्शंस. यू विल फाइंड लाइक, सो दिस इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रीएम्बल, राइट. तो इसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं. प्रीएम्बल जब पढ़ेंगे तो आपको एक नॉर्मल आइडिया हो जाएगा उस बुक के बारे में कि उस बुक में आगे में क्या लिखा हुआ है. सो दिस इज व्हाट इज प्रीएम्बल एंड वी नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर संविधान. दिस इज कॉल्ड संविधान इन हिंदी. तो संविधान क्या होता है कि जब अंग्रेज लोग भारत से चले गए थे, क्योंकि पहले जब अंग्रेज थे तो दे रूल्ड आवर कंट्री, दे used to apply all the rules and regulations on Indians. हम लोग जानते हैं सारा. लेट मी स्पीक इन हिंदी फुल बिकॉज कुछ कंप्लेन आता है कि इंग्लिश में शायद बच्चों को उतना क्लियर डिटेल नहीं हो पाता है. तो आई विल स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, लाइक आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन बोथ द लैंग्वेजेस. फाइन. सो अंग्रेज जब थे भारत में तो वो लोग बहुत हम लोग के ऊपर अत्याचार करते थे, बहुत ऑपरेसिव थे वो लोग. तो उनका रूल चलता था. लेकिन जैसे ही वो लोग इंडिया को छोड़ के गए, देखिए यहाँ लिखा है, ऑन 15 अगस्त 1957 इंडिया अवोक टू द लाइफ एंड फ्रीडम. मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे ही 15 अगस्त आया 1947 का, इंडिया में क्या आया, इंडिया में एक फ्रीडम आ गया. इंडिया अवोक हो गया, जाग गया, उसको लाइफ मिल गई फिर से. नहीं तो हम लोग जी थोड़ी ना रहे थे. इंडिया जो है वो जी नहीं रहा था. वो एक तरह से बहुत मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा वो सहन कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन में था जब इंडिया जो है अंग्रेज़ों के अधीन में था. पेन था, बहुत सहता था इंडिया. उसकी कोई लाइफ नहीं थी, इंडियंस की कोई लाइफ नहीं थी. वो अपने हिसाब से दे कुड नॉट टेक एनी डिसीजंस, लाइक they were not free, they did not have freedom, they did not enjoy their life, they did not enjoy any freedom. They had to do everything according to the wishes of the British government, right? So लेकिन 15 अगस्त के दिन क्या हुआ कि इंडिया को एक नया लाइफ मिला, एक फ्रीडम मिला उस दिन उसको, और इंडिया के लोग जो है खुशी से झूमने लगे. और ये कैसे मिला उनको? आफ्टर अ लॉन्ग एंड आर्डुअस स्ट्रगल. आर्डुअस मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड, बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रगलिंग हो, बहुत ही ज़्यादा टफ हो, ऐसा उन लोगों ने स्ट्रगल किया था. इंडिया के लोगों ने, हम लोग जानते हैं कितने ऑपरेसिव थे ब्रिटिश लोग, और हम लोग उन लोग को, हमारे जो लोग जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को सहा है, और वो फाइनली दे गॉट देयर फ्रीडम. इंडिपेंडेंस उन लोगों को मिला अपने स्ट्रगल के कारण, राइट. लेकिन जैसे ही इन ब्रिटिश जो है वो जैसे ही इंडिया को छोड़े, उन लोगों ने अपना गवर्नमेंट को छोड़ दिया, मतलब दे गिव अप. ठीक है, उन्होंने अपना जैसे ही इंडिया को छोड़ा, दे गिव अप देयर रूल्स, दे गिव अप देयर गवर्नमेंट इन इंडिया. तो वो जो उनका जो उनके अंदर जो पावर था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया इंडियंस लोगों के लिए. तो पहले तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आजकल तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हम लोग चुनते हैं कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, हु विल बी आवर सीएम, हु विल बी आवर मिनिस्टर, दिस दैट, सो मेनी कैटेगरीज आर देयर, सो मेनी डेजिग्नेशंस आर देयर. तो हम लोग चुनते हैं उसको, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, वोट करते हैं और चुनते हैं. तो पहले तो जब शुरू में जब गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए थे, तो शुरू में तो ऐसे ही जो इंडियन लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो एकदम मेन लीडर्स थे फ्रीडम फाइटर के, वो अपने आप में वो लोग आपस में सुलह मशवरा करके वो लोग पार्लियामेंट के मेंबर बन गए. फिर वो लोग एक
प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई एक राष्ट्रपति बन गया, कोई एक ऐसे बन गया, कोई एक वैसे बन गया, तो उसके वो लोग सब जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो आपस में सुलह मशवरा करके एक एक पद को वो लोग ले लिए, एक एक डेसिग्नेशन को ले लिए कि भाई ये जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ये राष्ट्रपति बन जाएगा, ये फलाना बन जाएगा, ये ढिकाना बन जाएगा, राइट। तो लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि उन लोगों को लगा कि नहीं, एक रूल होना चाहिए, राइट। अब ऐसे कैसे कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई भी राष्ट्रपति बन गया, कोई भी लीडर बन गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। शुरू शुरू में तो वो लोग बन गए क्योंकि कुछ उन लोग के पास ऑप्शन नहीं था, राइट। बट लेटर दे फेल्ट, दे रियलाइज्ड दैट इंडिया नीडेड और इंडिया रिक्वायर्ड अ काइंड ऑफ लॉ, इंडिया रिक्वायर्ड अ काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, on the basis of which they could take their decisions, on the basis of which they could choose their leaders, ठीक है ना। उसके बल पे, उसके अकाउंट पे वो लोग अपना लीडर्स को चूज कर सके। तो एक रूल की जरूरत थी इंडिया को, एक रेगुलेशन की जरूरत थी इंडिया को। तो इसके लिए जो रूल्स था उसको रूल्स की जरूरत थी, ठीक है, यहीं पर थे हम लोग। तो इसके लिए रूल्स की जरूरत थी, नहीं तो क्योंकि सब कोई बोलेगा अरे हम बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो बोलेगा अरे नहीं मैं राष्ट्रपति बन जाता हूँ। सो दैट वाज नॉट ओके। सो इंडिया रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन और अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल कुड रूल इंडिया, राइट। सो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिए, जिसको हिंदी में संविधान कहते हैं। So the British government transferred political power to the Indians, whose primary task now was to frame a constitution for a free India. ठीक है, कि अब उनका प्राइमरी टास्क था, प्राइमरी मतलब पहला काम था, मतलब जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस को अपना पावर दिया कि भाई अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अब आप लोग का काम है आप लोग अपना देश को संभालो, तो वैसे ही इंडियंस के पास पहला काम ये था कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, रूल्स रेगुलेशन बनाए कि अब वो लोग अपना देश को किस हिसाब से चलाएंगे, राइट। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्नड, राइट। मैं बोल चुकी हूँ क्या है ये फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके हिसाब से कंट्री को गवर्न किया जाएगा, कंट्री को चलाया जाएगा। दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन एंड क्लियरली मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन powers and functions of the government and the rights and duties of the people। उस और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या था कि ये जो गवर्नमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब कैसे गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट को क्या गवर्नमेंट खुद बन जाएगी जाके कि नहीं, हम बहुत तरह का गवर्नमेंट होता है, तो उतना डिटेल पे भी हम लोग नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट कैसे बनेगा, क्या उसको जनता चुनेगी या उसको खुद वो लोग खुद से चुन लेंगे। तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल बना वो क्या बना, डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में प्रजातंत्र कहा जाता है। डेमोक्रेसी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रूल बना, जिसमें कि लोग जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, मतलब जो जनता होती है वो अपने नेता को चुन सकते हैं अपने वोटिंग राइट्स के द्वारा, राइट। और उसमें क्या लिखा होता है, पावर, गवर्नमेंट का क्या क्या पावर होगा और गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन होगा, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, राइट। और क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पीपल, लोगों की क्या क्या राइट्स है, लोगों के क्या क्या ड्यूटीज हैं अपने देश के प्रति, ये भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा। लोगों का क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है उनका, ये भी उसमें रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ राइट का, कि भाई हमारे देश में क्या है कि हम लोग को बोलने का अधिकार है। अगर मान लो कि कुछ गलत तुम कहीं देख रहे हो तो उस पर तुम अपनी आवाज उठा सकते हो कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ ऐसा क्यों है, राइट टू RTI है, राइट टू क्या है उसको बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि भाई अगर मान लो तुमको कहीं कुछ गलत लग रहा है तो आप उससे गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों है। तो गवर्नमेंट जो है इट इज़ ये बाध्य है, गवर्नमेंट बाध्य है, गवर्नमेंट के लिए ये कंपल्शन है कि वो आपको उसका आंसर दे। या मान लीजिए आप मीडिया है, मीडिया में लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, कि कोई कंपल्शन नहीं है कि आप नहीं रख सकते, गवर्नमेंट की तरफ से कोई
आपको दबाव नहीं है कि आप अपनी कोई बात मीडिया के थ्रू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल की बोलते हैं, लड़कियां जो है वो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। लड़कियां होती है ना आजकल वेस्टर्न तरीके का कपड़ा पहनती है, तो बहुत जन बोलता है क्यों ऐसा कपड़ा पहन ली, लड़की लोग को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये वो। तो ये राइट है मेरा, हम कुछ भी पहन सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप और भी अश्लील कपड़ा पहने, ऐसा नहीं है। एक जस्ट मैं एक लड़कियों के लिए एक एग्जांपल दी कि भाई हम चाहे हम जीन्स पहन सकते हैं, हम शॉर्ट्स पहन सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई हमारा राइट्स क्या है। हम कुछ भी कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी बाग में जा सकते हैं, किसी भी बगीचे में जा सकते हैं, हम फिल्म देख सकते हैं, ये हमारा राइट्स है, ठीक है। हमको क्या नहीं करना है, हमको कुछ गलत काम नहीं करना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, हम चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे क्राइम है वो हम नहीं कर सकते, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सॉरी रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब रोल क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको बोलते हैं जिन लोगों ने मिलकर, असेंबली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। अब अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, ठीक है। कुछ लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था, बनाया था, राइट। तो उनका रोल क्या था, हमको ये पढ़ना, उनका क्या क्या रोल था, कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फ्रेम्ड और हु prepared our constitution, right? The assembly was an elected body and represented different shades of opinion and all communities and classes of India. अब ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, जो इलेक्टेड बॉडी थी, माने ये लोगों को भी इलेक्ट किया गया था, इन लोगों को भी सेलेक्ट किया गया था कि भाई ये जो लोग हैं, ये जो पीपल हैं, इनको चूज किया जाता है। और ये इनको इसलिए चूज किया जा रहा है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अब निर्माण करने वाले हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले हैं। तो उनमें जो भी लोग थे, उनमें जो लोग थे वो इंडिया तो बहुत तरह का लैंग्वेज बोलने वाला है ना, बोलते हैं कि इंडिया में बहुत तरह के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कल्चर है, अनेकता में एकता। हम इंडिया के बारे में जानते हैं कि इसको अनेकता में एकता का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो इतना बड़ा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, तो ऑब्वियसली हम लोग को इंडिया के लोगों का कल्चर के बारे में जानना होगा, कौन कहाँ रहता है, किसका कल्चर क्या है, किसकी भाषा क्या है, को लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं या कैसा करते हैं, नहीं करते, सब चीज़ के बारे में हमको जानना होगा। तो ये जो इलेक्टेड बॉडीज थी, इनका काम क्या था? रोल, मतलब हम यहाँ रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका काम क्या था कि ये अपना अपना ओपिनियन देंगे कि भाई नहीं, देखिए भारत के दक्षिण की तरफ में ऐसा होता है, भारत की दक्षिण की तरफ में दक्षिणी लोग रहते हैं जिनको हम साउथ इंडियंस कहते हैं। साउथ इंडियन का देखना खाना अलग होता है, उनका पहनना ओढ़ना, उनका कल्चर सब अलग होता है, तो उनके बारे में हमको जानना जरूरी है क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा है। वहाँ के लोगों के बारे में जान के ही हम कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म करेंगे। अब भारत के उत्तर के दिशा में कौन से लोग रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, भारत के ईस्ट और वेस्ट में किस तरह के लोग रहते हैं, मध्य में या बीच में कैसे लोग रहते हैं, तो इस तरह से सबके बारे में अपना अपना ओपिनियन ये लोग देते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय में, राइट। तो और डिफरेंट कम्युनिटीज एंड क्लासेस ऑफ इंडिया, मैंने पहले ही बताया कि इंडिया बहुत तरह के लोगों का देश है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज पाई जाती। कम्युनिटीज मतलब डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह की जातियां। क्लासेस मतलब कुछ ऊपर क्लास के होते हैं, कुछ उससे नीचे। हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत तरह के क्लास का मतलब क्या होता है, लोगों को उनका पैसे का हैसियत से उनको क्लास में बांटा गया है। मान लो कोई एकदम गरीब लोग है तो उसको लोअर क्लास हम बोलते हैं, कोई लोअर क्लास से थोड़ा ऊपर है तो उसको लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास। तो जो जिसके पास जैसा जैसा पैसा होता है उस हिसाब से हम इंडिया के लोगों को बांटा गया है, ठीक है। तो क्लास के हिसाब से जिसके पास जितना पैसा है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, इस तरह से बांटा गया है। बहुत तरह के लोग होते हैं जिनके बारे में ये सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देते थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये जो ग्रुप ऑफ पीपल बना था, ग्रुप ऑफ लोगों का जो ग्रुप बना था जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था, उसका चेयरमैन थे, मैंने उसके उनके हेड थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन कौन थे? ये थे बी आर अम्बेडकर, फिर मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू, हाँ, अमंग, बड़ा हो गया ये, ठीक है, अमंग, देखो अमंग अदर्स, ठीक है, अमंग अदर्स। तो और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जिनका नाम मैंने अभी बताया। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 December 1946, right? The Constituent Assembly took 2 years, 11 months, 18 days to complete its task. So obviously इतना बड़ा रूल बनने जा रहा है तो इतना समय तो लगेगा ही। The Constitution of Assembly was passed by Constituent Assembly on 26 November 1949. अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो आप फाइनली जब इतने दिन के बाद में बन गया, इतने दिन लगे, 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज लगे उसको बनने में, जब वो बन के तैयार हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको पास कर दिया कि हाँ भाई चलो अब ये बन गया, फिनिश हो गया, अब हम इसको पास कर देते हैं। पास करना मतलब उसको एग्री कर देना कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया, अब हम उसको पास कर दिए, उसमें अपना मोहर लगा दी कि हाँ अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी है। तो ये कब हुआ था? 26 नवंबर को हुआ था 1949 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। हम जानते हैं 26 जनवरी हम मनाते हैं ना, संविधान दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हो गया था। मतलब उस दिन से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में फॉलो होना शुरू हो गए थे कि नहीं। अब 47 में देश आज़ाद हुआ, 2 साल लगे बनाने में, तो 47 2 साल लगा, फिर कुछ ईयर्स ऐसे लगा होगा, 3 साल में 1950 में इंडिया में रूल्स आ गया कि भाई अब इस रूल्स के हिसाब से सब कोई को फॉलो करना पड़ेगा। This day is celebrated as Republic Day. India embarked on a new journey as a sovereign democratic republic. Sovereign मतलब sovereign democratic republic मतलब एक ऐसा देश जो अपने ऊपर निर्भर हो, मतलब उसके अफेयर्स में बाहर से अब कोई भी मतलब उसके अंदर बाहर से कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ये मतलब होता है, मतलब ऐसा एक देश जो कि डेमोक्रेटिक हो, मतलब जहाँ पे जनता अपना लीडर को चुनती हो, और सॉवरेन मतलब होता है ऐसा देश जिसके अफेयर्स में बाहर का कोई भी आदमी इंटरफियर नहीं कर सकता। जैसे अंग्रेज जब थे तो वो इंटरफियर करते थे ना हमारे मामलों में, जबरदस्ती नाक घुसा के अपना हम लोग के ऊपर रूल करना चालू कर दिए थे। तो अब हमारा देश सॉवरेन हो गया था, अब हमारे देश के ऊपर कोई भी रूल नहीं कर सकता था, राइट। तो चलो नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज आई थिंक, रुको, एक नट शेल में होता है ना, शॉर्ट में किसी चीज का शॉर्ट बताना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, इसमें शायद कुछ बता रहा है। देखो, द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द विजन एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हमें उनके विजन के बारे में बताता है। विजन, फ्रेमर्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे जिन्होंने फ्रेम किया था, उनको फ्रेमर्स कहा जा रहा है। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था उनको फ्रेमर्स बोला जा रहा है। और प्रीएम्बल पढ़ने से हमको पता चलता है कि उनका विजन क्या था, वो क्या चाहते थे, उनकी इच्छा क्या थी, उनका एस्पिरेशंस क्या था, ठीक है। वो प्रीएम्बल में ये बताने की चेष्टा करता है। प्रीएम्बल टेल्स अस अबाउट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमको प्रीएम्बल ये भी बताता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो लिखा है, मतलब ये जो लोगों ने मिलकर, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, उसका सोर्स कहाँ से आया।
अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस गए और लिख दिए कॉन्स्टिट्यूशन। हर चीज का एक सोर्स होता है। कोई भी इंसान कुछ करता है तो उसको कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है वो चीज करने के लिए, ठीक है ना, कहीं से उसका सोर्स आता है ना, सोर्स आता है कहीं से, उसको सोर्स मिलता है कि हाँ भाई यहाँ से वो पढ़ा है, यहाँ से उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोज नॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट समथिंग, आई एम गोइंग टू फ्रेम समथिंग, और आई एम गोइंग टू डू समथिंग, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बना था, उसका सोर्स क्या था, उसका इंस्पिरेशन क्या था, वो सब कुछ हमको प्रीएम्बल में मिलता है। द नेचर ऑफ द स्टेट एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, और भी दो चीज के बारे में पता चलता है। स्टेट मतलब जिस स्टेट के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। तो हमारा स्टेट क्या है, भारत। अब ये इसको वो स्टेट के साथ कन्फ्यूजन मत कर देना, जो राज्य होते हैं ना उसके साथ, नहीं, नॉट दैट स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब हो रहा किस जगह, वो कौन सी जगह है जिसके बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। और प्रीएम्बल हमको ये भी बताता है कि जिस स्टेट के बारे में या जिस जगह के बारे में, भारत के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, वो भारत कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, और वहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब उनका मेन उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बता चुकी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को रूल देना चाहता है, रेगुलेशन देना चाहता है कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बना दिया आपके लिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू रूल योर कंट्री एंड पीपल हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, अदरवाइज दे विल बी पनिश्ड। उसमें ये भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल बी पनिश्ड, राइट। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव्स है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमको पढ़ना है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ये इसका सोर्स हमको कहाँ से मिलता है। We the people of India, this implies that the source of constitution is people of India. अब ये हमको बताता है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है। ओब्वियसली सोर्स क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसको बनाने का सोर्स कहाँ से हमको मिला, हम किसके बेसिस को देखकर, मतलब क्या चीज को देखकर, क्या देखे जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा, क्या देखे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, सदस्य थे, वो अपना अपना ओपिनियन देते थे लोगों के बारे में कि भाई यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है, वहाँ का रहन सहन ऐसा है, यहाँ का खान पान ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। तो और इसके बेसिस पे हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है। तो यही हो गया ना, सोर्स हो गया ना, भारत के जो लोग हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, क्योंकि उन्हीं के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, भारत के लोगों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो ऑब्वियसली भारत के लोगों को देखकर ही तो हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे ना कि वो किस तरह के हैं, उनका नेचर क्या है, उनकी सोच क्या है। तो यही सोर्स हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, यही लोग हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स। द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। अब ये भी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होगी, माने कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन यहाँ का राजा होगा, ये लोगों से ही आएगा। डिराइव्ड मतलब आना, किसी चीज से निकालना। तो ये जो अथॉरिटी है, ये जो गवर्नमेंट किस तरह का फॉर्म होगा, ये इंडिया के लोगों से ही निकलेगा, माने इंडिया के लोग ही इसको चुनेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर रिफ्लेक्ट्स द विशेस ऑफ द पीपल, इट्स नॉट इम्पोज्ड ऑन अस बाय एनी फॉरेन पावर। मतलब क्या हुआ, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिफ्लेक्ट करता है यहाँ के लोगों का विशेस, मतलब हम जिसको चाहेंगे हम अपना राजा चुन सकते हैं। यहाँ के लोगों का डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी लिखी गई है, यहाँ के लोगों को पूरा हक है कि वो अपना राजा चुन सके बाय देयर वोटिंग राइट्स, राइट, थ्रू विद द हेल्प ऑफ देयर वोटिंग राइट्स। अब जिस पे वोट ज्यादा पड़ेगा वही यहाँ का राजा हो जाएगा। तो कोई भी इसको जबरदस्ती फॉरेन, कोई भी बाहर से, अगर बाहर का कंट्री का कोई भी बोलेगा आके कि भाई यहाँ का राजा ये होना चाहिए, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर ये होना चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। बाहर का फॉरेन पावर इसमें जो है हमारे देश में कुछ भी नहीं इंटरफियर कर सकता है। जो भी करेगा भारत के लोग करेंगे, ठीक है। चलो, इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, शायद प्रीएम्बल है, यहाँ प्रीएम्बल है, ये आ सकता है शायद आप लोगों के लिए, इसको याद कर लेना प्रीएम्बल को।
अगर इट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। द नेचर ऑफ द स्टेट, अब हम नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हमारा जो कंट्री है, हमारा जो भारत है, उसका नेचर कैसा होगा, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दिस इम्प्लाइज दैट इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन, सॉवरेन में बता चुकी हूँ, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, मैं बता चुकी हूँ कि सॉवरेन का मतलब होता है जो फॉरेन के कंट्रोल से पूरी तरह से फ्री हो, मतलब उसका बाहर का कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर, राजा, कुछ भी हमारे देश में उसका नहीं चलेगा। अगर वो बाहर से आके हमारे ऊपर धौंस जमाएगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि भारत एक सॉवरेन कंट्री है। नो आउटसाइड पावर कैन कंट्रोल और इंटरफियर इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारा कोई भी अगर इंटरनल अफेयर हो, हमारे देश के अंदर का कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो, तो भी उसमें बाहर का कोई राजा, बाहर का कोई देश जो है इंटरफियर नहीं कर सकता है। और अगर कोई एक्सटर्नल अफेयर हो, मान लो हमारा किसी देश के साथ लड़ाई चल रहा हो, जैसे अभी चाइना के साथ लड़ाई चल रहा है, या फिर पाकिस्तान के साथ तो हमेशा ही चलता रहता है लड़ाई, तो उसमें वो एक्सटर्नल अफेयर हुआ, उसमें भी किसी का कोई हक नहीं है कि वो आके हमारे ऊपर कोई भी धौंस जमा सके कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। भारत जो है वो सॉवरेन कंट्री है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, इंटरनल अफेयर्स में भी और एक्सटर्नल अफेयर्स में भी। इसी को बोलते हैं सॉवरेनिटी, जो कि भारत के पास है। सोशलिस्ट, दिस टर्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल इन 1976। अब बात आती है अमेंडमेंट्स की। अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, 1950 में लागू भी हो गया, 49 में बना, 50 में लागू हो गया, लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली ऐसा तो हम लोग तो कोई भगवान तो है नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। या फिर डेवलपमेंट्स तो हर समय आ रहे हैं ना, आज भारत ऐसा था, 100 साल पहले भारत ऐसा थोड़ी था, भारत में बहुत कुछ नहीं था, बहुत डेवलप हो गया। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आते जाते, जैसे जैसे प्रोग्रेस आता जाता है, बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आई थी, उसको लाया गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कि चेंज करना पड़ा, मतलब वो था कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने उसको लिखा था, लेकिन कुछ और उसमें चेंज लाने की ज़रूरत पड़ी, कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत पड़ी। तो इस इम्प्रूवमेंट को, जब भी कुछ उसमें चेंज लाया गया, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सोशलिस्ट बोल के एक टर्म था, इसको 1976 में प्रीएम्बल में जोड़ा गया, ठीक है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था, इंट्रोडक्शन था, उसमें इसको जोड़ा गया, सोशलिस्ट। 42nd अमेंडमेंट था ये, ठीक है। भारत में, एक मिनट, तो ये जो अमेंडमेंट है ये जितनी बार लाया गया, मेनी टाइम्स अमेंडमेंट्स to the constitution and many times the improvements were brought to the constitution and they were called amendments, right? So this was the 42nd amendments, मतलब 42वां amendment था, जो कि it was brought to the constitution, it was brought to the preamble and that happened or that took place in 1976। और ये क्या था? socialism एक word था, that was socialism that was added to the constitution and that was there to promote socialism in India। जिस सोशलिज्म इंडिया में, सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए, मतलब इंडिया में सोशलिज्म को फैलाने के लिए, टू स्प्रेड सोशलिज्म इन इंडिया, दिस टर्म वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? सामाजिकता। सामाजिकता का क्या मतलब होता है? कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहें, इसको बोलते हैं सामाजिकता, सोशलिज्म। और इस वर्ड को प्रीएम्बल में जोड़ा गया क्योंकि भारत में सोशलिज्म की बहुत ज़रूरत थी, लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहें, प्रेम से रहें। अच्छा, ऐसा इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता, अभी मैं आगे नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जब इंडिया में अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए थे, तो वो हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत फूट फैला के गए थे, तो उनमें लड़ाइयाँ होती थी। तो ऐसा कहा गया, प्रीएम्बल में जोड़ा गया इसको कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, सब भाई भाई है, तो आपस में उनको प्रेम से रहना होगा और अच्छे से सामाजिकता फैला के उनको प्रेम से समाज में एक साथ मिलजुल कर रहना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दिस इन्वॉल्व्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज वेल्थ अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल। इट मींस प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। अच्छा, ये मैंने जो कहा वो भी एक बात हुई, और ये भी एक बात हुई कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी एक अपॉर्चुनिटीज़
भारत के लोगों के पास है उसको छोटे और बड़े के रूप में देखकर नहीं दिया जाएगा कि मतलब ये रिच है तो इसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ये गरीब है तो इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अगर ये इस जाति का है तो इसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ये इस जाति का है तो इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। सब भारत के अंदर ऐसी सोशलिज्म की व्यवस्था होगी जिसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में कैसे बोलेंगे, ऐसा डिवीजन, मतलब चीज़ों को ऐसे बांटा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई भी चीज़ है भारत के अंदर, कोई भी ऐसी कुछ भी है तो उसको बांटा जाएगा लोगों के बीच। जब उसको बांटा जाएगा तो वो फेयर होगा, जस्ट होगा, न्यायपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको ज़्यादा दे दिए और एक जन को कम दे दिए, वो मेरा फेवरेट है तो उसको ज़्यादा दे दिए, ये मेरे को पसंद नहीं है तो इसको हम कम दे दिए। ऐसा नहीं होगा, सबके लिए ये बराबर होगा। ठीक है। अब लास्ट का एक है, शायद नहीं अभी और भी है, सेक्युलर। दिस टर्म वाज आल्सो एडेड 1976 में। एक और टर्म जोड़ा गया, सेक्युलर। अब सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब होता है कि ये सभी लोगों के लिए है, सारे रिलीजन के लिए है। कोई भी ऐसा रिलीजन इकलौता नहीं है जो कि भारत सिर्फ उसी रिलीजन के लिए, या भारत सिर्फ हिंदुइज्म के लिए है, भारत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, भारत सिर्फ ईसाइयों के लिए, ऐसा नहीं। भारत के लिए सारे धर्म बराबर हैं। यहाँ पर सारे धर्म के लोग बराबर से रह सकते हैं, उनका हक बराबर है, उनको बराबर प्यार मिलेगा, उनके लिए बराबर सुविधाएं होगी, उनके लिए सब कुछ, एवरीथिंग विल बी just and fair for each and every citizen of India, right, whether they belong to any of the religions of India, because there are so many religions in India. There are so many people living in India with different religions. They are following different religions, they are following different gods, but it doesn't make any difference. भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ ये सभी धर्मों को बराबर जो है रेस्पेक्ट देता है। तो क्या क्या आया, डज नॉट हैव ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है कि भारत का ऐसे बोले हिंदुइज्म यहाँ का स्टेट रिलीजन है, ऐसा नहीं है, या ये कोई इसका स्टेट रिलीजन, ऐसा नहीं है, सब बराबर है। डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबडी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेट मतलब उसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब भेदभाव करना, और उसके रिलीजन को लेके उसके अगेंस्ट में भेदभाव करना, ऐसा भारत नहीं कर सकता है। डज नॉट फेवर और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी पर्टिकुलर धर्म को भारत प्रमोट करेगा, ऐसा नहीं है। गारंटीज द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट हिज और हर ओन रिलीजन। मतलब भारत इसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी, हर इंसान अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, मतलब उसके बारे में बता सकता है, सबको बता सकता है कि मेरे रिलीजन में ये हो सकता है। उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब कि मंदिर जा सकता है, या जो मुस्लिम्स हैं वो अपने जो मस्जिद है वहाँ जा सकते हैं। प्रोपगेट कर सकते हैं उसके बारे में कि भाई मेरा रिलीजन ऐसा है, हमारे रिलीजन्स में ऐसा होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसके बारे में, कुछ भी कर सकते हैं। भारत इन सब चीज़ों में कभी भी किसी को इंटरफियर नहीं करेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेक्युलर, और भारत एक सेक्युलर स्टेट है। अब आ जाओ डेमोक्रेटिक पे। डेमोक्रेटिक जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो लोगों का है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द पावर to elect the government of their choice, govern country through their elected representatives। जो मैं बता चुकी हूँ कि वो अपने elected representatives को चुन सकते हैं और उनको अपने हिसाब से वो लीडरशिप दिलवा सकते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, या फिर वो कोई कलेक्टर नहीं, वो तो उससे होता है, ये नहीं, पंचायत, ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है वो उनको वो लोग चुनते हैं। फिर इधर जो नगर पालिका, नगर निगम, ये सब का जो चुनाव होता है, ये सबको लोग वोटिंग से चुनते हैं। ठीक है, तो चलो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, इफ़ यू रियली लाइक माई वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड टीचिंग, then please do subscribe to my channel and don't forget to press on the bell icon so that you get all the notifications as I'm uploading all my videos, right? And please give me a big fat thumbs up if you have liked my video and my ways of explanation. Okay, then bye bye, next video में फिर से मिलते हैं।